हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। सो आई होप कि आपको मज़ा आ रहा होगा इस पर्टिकुलर सीरीज़ के अंदर, और जो क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं आप इजीली उनको समझ पा रहे होगे, और वहाँ से जो कंक्लूजन निकल रहे हैं आप उसको वहाँ पर याद भी कर पा रहे होगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो यहाँ पे जुड़ा हुआ है अमेंडमेंट्स के बारे में एंड पार्ट्स के बारे में चैप्टर रहने वाला है, और इसके बाद में जो अगला वाला चैप्टर आएगा वो सिटीजनशिप के ऊपर होने वाला है। ठीक है, तो ज़रा देखते हैं कि आज के कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपके इस पर्टिकुलर सेशन में कवर किए जाएंगे। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, ये क्वेश्चंस आपके लिए रिलेवेंट हैं। सेकेंडली, इसके अलावा जो आपका मेन करंट अफेयर्स का क्लास होता है इसको मिस मत करिए। अगेन आई रिपीट, क्योंकि यहाँ पर आपको लेटेस्ट करंट अफेयर्स तो मिलता है, इसके साथ साथ में जो आपका पुराना वाला कॉन्सेप्ट होता है या फिर पुरानी वाली कोई न्यूज़ है, कोई पुरानी स्कीम है, वो भी आपकी रिवाइज हो जाती है। नेक्स्ट आपके 2 स्पेशल क्लासेस चल रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हो। जो आपके सिलेबस से जुड़ा हुआ है आप उसको यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों क्लासेस फ्री हैं। इन केस आपसे किसी भी क्लास के लिए अगर कोई कोड पूछता है तो आपको प्रतिदिन कोड मेंशन करना है। ऑल्दो रेयर केस में ऐसा होता है, क्योंकि अब ईजिली आपके क्लासेस ओपन हो जाते हैं। चलिए, अच्छा, तो ये क्लास को थोड़ा ध्यान रखिएगा। इस क्लास के जस्ट बाद में आपकी क्लास होती है, दैट इज़ ऑफ 6:45 AM, तो थोड़ा सा इसको यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है, चलो तो करते हैं यहाँ पे आगाज़, और सबसे पहले सवाल देखते हैं ज़रा कौन सा बना हुआ है। The Amendment Act of 1990 led to the creation of SC/ST Commission। बहुत ही गजब टाइप का सवाल बना हुआ है यहाँ पर। पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि आज के प्रेजेंट टाइम में जब हम SC और ST की बात करते हैं, यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जब बात करेंगे, तो ये अलग अलग कमीशन बने हुए हैं। पहले ये एक ही हुआ करता था, बाद में यहाँ पे एक अमेंडमेंट होता है 83rd वाला, उसके थ्रू यहाँ पे इनको अलग अलग कर दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एक और अमेंडमेंट भी देखने को मिलता है। खैर, उन सब के बारे में बाद में बात करेंगे, फिलहाल क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो सवाल में कहा जा रहा है कि इनके लिए नेशनल कमीशन बनाया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 65th अमेंडमेंट किया गया था, जिसके अंदर यहाँ पे एक कमीशन बनाया जाता है जिसके अंदर दोनों को रखा जाता है। अगर आपसे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए आर्टिकल नंबर पूछे जाएं तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा दोनों आर्टिकल। और अगर आपसे कहा जाता है कि इन लोगों की जो रिजर्वेशन है कहाँ पे, लोकसभा और विधानसभा के अंदर, उसको भी हाल ही में 10 सालों के लिए बढ़ाया गया है, और इसके लिए कौन सा वाला अमेंडमेंट कंसिडर किया गया, तो अमेंडमेंट नंबर 104 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इन इंडिया विमेन गॉट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी राइट विद इन, यानी कि इसमें से कौन सा वाला ऐसा अधिनियम है, ऐसा कौन सा वाला एक्ट है जिसके अंदर जो विमेंस हैं, जिसके अंदर जो महिलाएं हैं, उनको किस चीज़ का राइट मिला है? इलेक्शंस के राइट प्रोवाइड किए गए हैं, एंड उसके साथ में उनको रिजर्वेशन भी दिया गया है अगर वो इलेक्शंस में खड़े होते हैं तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। एक्चुअली यहाँ पे अगर देखा जाए तो अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मोल्ड कर दें तो यहाँ पर सिर्फ विमेंस की ही बात नहीं करी जाएगी, बल्कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको एक एज देखने को मिलती है। यानी कि पहले हमारे देश के अंदर अगर आपको वोटिंग के अंदर या वोटिंग में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है, वोट डालने जब आप जाते थे, तो एज कितनी होती थी? 21 ईयर्स होती थी। इसको रिड्यूस कर दिया गया, इसको अब प्रेजेंट टाइम में कम कर दिया गया, और एज अब कितनी हो गई है? 18 ईयर्स हो गई है। और अगर आपकी एज इतनी है तो आप क्या कर सकते हैं? इलेक्शंस के लिए या इलेक्शंस में वोटिंग के लिए आप जा सकते हैं। तो यही सवाल को थोड़ा सा मोल्ड करके पूछ लिया है। यहाँ पे क्वेश्चन में विमेन लिख दिया है, इतना हुआ है, लेकिन अगर विमेन नहीं भी लिखा होता और आपसे सवाल में कहा जाता है इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने का राइट कौन सा वाला अमेंडमेंट है, तो आंसर आप ये करते। क्यों? क्योंकि अब यही तो आपको एज क्राइटेरिया बताता है, ये वाला तो होगा नहीं, इससे तो कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि ये तो आपका क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, जहाँ से मैक्सिमम चीज़ों को हमारे संविधान में लिखा गया है। ये वाला भी नहीं होगा, कमेंसमेंट से कोई लेना देना है नहीं, और यहाँ पे इससे भी कोई मतलब नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? 61st, और ये राजीव गांधी जी के टाइम पर किया गया था। अगला, Which of the following amendment act of the constitution deleted the right to property, यानी कि जो मौलिक अधिकार थे इसमें पहले टोटल 7 राइट्स आते थे, 7 अलग अलग कैटेगरीज आती थी। बाद में इसमें से एक कैटेगरी को बाहर कर दिया गया, और वो कौन सी थी? वो थी राइट टू प्रॉपर्टी। मैंने आपको बताया भी था कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है अब इसको एक लीगल राइट बना दिया गया है, और ये जो लीगल राइट बना है इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में
आर्टिकल नंबर भी है, दैट इज 300A। आपसे कहा जा रहा है कि वो कौन सा वाला अमेंडमेंट है, तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। 42nd वाला क्या कहलाता है, कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर करना, क्योंकि ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ओके, नेक्स्ट पे आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट रिड्यूस द वोटिंग एज 21 से कितना 18। अभी देखो मैंने क्या बोला आपको, मैंने बोला था ना कि वहाँ पे क्वेश्चन वैसे भी बन सकता है, क्वेश्चन को थोड़ा सा मोल्ड कर दोगे तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है। सारा खेल शब्दों का है। अगर आपने शब्दों को कैच कर लिया तो वर्ड्स को कैच करने के बाद में आपके लिए वो पर्टिकुलर क्वेश्चन क्या होता है, हलवा हो जाता है। समझ गए, मतलब बहुत ईजीएस्ट हो जाता है वो क्वेश्चन। तो यहाँ पे शब्दों को थोड़ा सा पकड़ने की कोशिश करें, उनसे समझने की कोशिश करें। इसका आंसर बनेगा 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। अगला, द 9th शेड्यूल वॉज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट। देखिए, संविधान के अंदर जब संशोधन किया जाएगा तो ये संशोधन पार्लियामेंट के द्वारा किया जाएगा और पार्लियामेंट इसके लिए आर्टिकल यूज़ करेगी, आर्टिकल नंबर 368, जिसको लिया गया है साउथ अफ्रीका से। बहुत अच्छी बात है। बट सेकेंड पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि हमारे संविधान के अंदर सबसे पहला जो अमेंडमेंट किया गया वो अमेंडमेंट किस चीज़ से जुड़ा हुआ था, 9th शेड्यूल से। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में जब सबसे पहला संविधान संशोधन किया गया तो उसके अंदर 9th वाले शेड्यूल को हमारे संविधान में जोड़ा गया, क्योंकि जब संविधान बना था तो 8 अनुसूचियाँ थीं, 8 शेड्यूल थे। बाद में जो सबसे पहला शेड्यूल जोड़ा जा रहा है वो 1951 में जोड़ा गया। क्या लिखा है इसके अंदर, इसके अंदर जो ज़मींदारी सिस्टम था उस पूरे सिस्टम को एंड कर दिया गया था। अगला यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, इसमें पूछा जा रहा है आपसे 99th अमेंडमेंट। देखो ये इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर आता है एनजैक। ये क्या है, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन। आज के टाइम पे अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो कोलिजियम सिस्टम के थ्रू होता है, ठीक है। बट 2014 में ये बोला गया था कि कोलिजियम सिस्टम की जगह पर एक नया सिस्टम आएगा जिसका नाम दिया गया था एनजैक। बट अभी इसके ऊपर स्टे लगा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे लगाया हुआ है। और अगर ये अप्रूव हो जाता है तो इसका काम क्या होगा, इसका काम होगा कि ये जजेस का अपॉइंटमेंट करेगा। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो यहाँ पर ये है कि अगर ये काम करना शुरू कर देता है तो एनजैक के जो हेड होंगे, यानी कि जो इसको हेड करेंगे वो कौन होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आइएगा, इसका आंसर बता ही दिया मैंने आपको। अगला सुनो, विच अमंग द फॉलोइंग अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिजिग्नेटेड दिल्ली एज अ एनसीआर। दिल्ली को एनसीआर कब बनाया गया। अब देखो वही वाली बात है, अगर रेगुलर क्लास में आ रहे हो सुबह 6:45 AM पे तो कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं, मन में यही आएगा मैम ऐसे सवाल कौन पूछता है। इसका आंसर क्या होगा, 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। 1991 में इसके लिए कानून आता है और 92 में इसको लागू कर दिया जाता है और ये एक एनसीआर बन जाता है। अगला सवाल लिखा हुआ है 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ये ध्यान रखना, अगर 73 पूछा जाए या 74 पूछा जाए, ये पंचायत के लिए होगा और ये नगर पालिका के लिए होगा। इसको लाया गया था 91 में बिल के रूप में, 92 में इसे कानून बनाया गया था और 93 में इसको लागू किया गया था। ये तीनों में से जो भी ईयर पूछा जाएगा यही सेम नगर पालिका के लिए भी होगा, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए भी होगा। अगला, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द पार्लियामेंट द पावर अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। जस्ट मैंने अभी आपको यही चीज़ बोली है कि कौन सा वाला आर्टिकल होगा जो यहाँ पे इसको राइट देगा कि पार्लियामेंट किसी भी चीज़ को चेंज कर सकती है। बट पॉइंट टू बी नोटेड, जिस चीज़ को भी वो चेंज करेगी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसका बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, दैट इज़ अ प्रियम्बल, जिसे हम प्रस्तावना कहते हैं। और पहले इसका नाम उद्देशिका हुआ करता था, यानी कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। अगला सवाल, कौन सा ऐसा आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो पार्लियामेंट को पावर प्रोवाइड करता है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया आंसर। अगले पे आओ, विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ब्रॉट द पंचायती राज सिस्टम इनटू द एग्जिस्टेंस। कौन सा हो जाएगा, जस्ट नाउ मैंने आपको इसका आंसर बताया। इसका आंसर बनेगा 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ये याद रखिएगा कि हमारे यहाँ पे जो पंचायती सिस्टम है उसके लिए बलवंत राय मेहता कमेटी आपको देखने को मिलती है, जो कि 3 टायर सिस्टम बताती है, 3 टियर सिस्टम बताती है। गांव होगा, ग्राम होगा, उसके ऊपर ब्लॉक होगा,
उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट होगा, उसके ऊपर स्टेट आता है। लेकिन जब हम अशोक मेहता कमेटी की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि भाई 2 टियर सिस्टम होना चाहिए, और इसमें से जो ब्लॉक वाला हिस्सा है इसको ये हटा देते हैं, और इसका जो हेड होगा वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहेगा। ये अशोक मेहता कमेटी के द्वारा कहा गया था। अगला सवाल, अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट सिक्किम वॉज गिवन द स्टेटस ऑफ द स्टेट। देखो, सिक्किम को पहले एक यूनियन टेरिटरी बनाते हैं, कौन से अमेंडमेंट में? 35 में। उसके बाद में सिक्किम को एक राज्य का दर्जा दिया जाता है, किस में? 36 के अंदर। ईयर याद रखना, ईयर आपसे कई बार पूछ लिया जाता है, तो ईयर के ऊपर सवाल बनेगा। सिक्किम, अच्छा, सिक्किम की कैपिटल क्या हो जाएगी? गैंगटॉक है, सभी लोग जानते हैं। लेकिन सिक्किम जो है वो आपके करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है। पहला ऐसा स्टेट है जो ओपन डेफिकेशन फ्री है। दूसरा पॉइंट, पहला ऐसा स्टेट है जिसे हम ऑर्गेनिक स्टेट के नाम से भी जानते हैं, और पहला ऐसा स्टेट है जहाँ पे भूटिया जी के नाम पर क्या बनाया जा रहा है? एक फुटबॉल स्टेडियम भी बनाया जा रहा है। एंड सिक्किम आपको 2 देशों के बीच में एक बफर स्टेट की तरीके से मिलता है, नेपाल एंड भूटान के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा वाला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है जो कि नगर पालिका के बारे में बात करता है। तो सिंपल है, मैंने अभी आपको ये चीज़ बताई दी है। कौन सा वाला हो जाएगा? 74th है। अगला, अच्छा, द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से किसको जाना जाता है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रा इसका आंसर क्या होगा। द वर्ड सेकुलर वॉज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय, यानी कि हमारे संविधान के अंदर जो प्रस्तावना है, जो प्रेम्बल है, उसके बारे में ये ध्यान रखिएगा कि इसको पहले उद्देशिका के नाम से जाना जाता था, यानी कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। सेकेंड पॉइंट, इसको जब लेकर आया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, संविधान सभा के अंदर, तो सबसे पहली बार इसको कौन लेकर आए थे? जवाहरलाल नेहरू जी लेकर आए थे। सेकेंडली, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये जो प्रेम्बल लिखा हुआ है, इस प्रेम्बल को पहले संविधान का हिस्सा नहीं माना जाता था, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ? एक केस होता है, केशवानंद भारती केस वर्सेस केरला गवर्नमेंट। उस केस के अंदर बोला जाता है कि जो प्रस्तावना है वो हमारे संविधान का हिस्सा रहेगा, और ये होता है 1973 में। तो ये ध्यान रखिएगा, प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर आपसे कहा जाए क्या प्रियम्बल को चेंज हम कर सकते हैं, तो ये ध्यान रखना, प्रस्तावना जो है उसका बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो सकता, मतलब जो बातें उसके अंदर लिखी हुई हैं उनको हटाया नहीं जा सकता। लेकिन अगर कभी नीड होती है, कभी ज़रूरत पड़ती है, तो उसके अंदर नई चीज़ों को जोड़ा जा सकता है। अच्छा ठीक है, तो मैम सबसे पहली बार किस चीज़ को जोड़ा गया? तो सबसे पहली बार सेकुलर, इंटीग्रिटी एंड सोशलिस्ट, ये 3 शब्द हैं जिनको जोड़ा जाता है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ईयर ज़रा बता दो यार, हम नहीं बता रहे, कल बताया था यार तुमको ईयर। गलत मत करना, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर छापो कि इसका ईयर क्या होगा। अगले सवाल पे आइए। 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, हमेशा याद रखना भाषा के लिए टोटल आपको 3 अमेंडमेंट देखने को मिलते हैं, है ना, और इन 3 अमेंडमेंट में से तीसरा वाला कौन सा है? 92nd वाला है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लैंग्वेज के लिए ये है। ओके, एक चीज़ और, अगर मैं आपसे ये कहूँ 92nd वाले में कौन सी भाषाएं थी जिनको जोड़ा गया था, कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। और मेरा जो इससे पहले सवाल था, क्या पूछा था? भूल गए, ईयर पूछा था। 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया गया था। अगला सवाल, विच स्टेट ऑफ द यूटी हैज़ बीन एडेड थ्रू आ 56th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? गोवा। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और ये याद रखना कि गोवा या फिर दमन एंड दीव, दादर नागर हवेली की अगर आप बात करोगे तो इससे पहले 12th आपको अमेंडमेंट मिलेगा, 13th नंबर का अमेंडमेंट मिलेगा। ये कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स हैं जहाँ पे कुछ स्टेट्स को पहले यूटी का दर्जा दिया गया, जैसे कि नागालैंड के लिए भी आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसको यहाँ पर कैसे जोड़ा गया है? एज अ स्टेट के रूप में इसको जोड़ा गया है। ठीक है, गोवा की बात हो रही है। अच्छा, इसका लिबरेशन डे किस दिन होता है? कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिएगा। और ऑपरेशन विजय जो है वो इसके साथ में जुड़ा हुआ है। ऑपरेशन विजय से मेरा बिल्कुल मतलब नहीं है कि मैं कारगिल की बात कर रही हूँ। 2 ऑपरेशन हैं, ऑपरेशन विजय एंड ये गोवा वाला भी, और ऑपरेशन विजय इट्स कारगिल। ओके, अंडर विच अमेंडमेंट इंडिया GSTR? ईजी क्वेश्चन है, सिंपल समझना। देखो 99 क्या है? एनजैक है, बता दिया आपको। ठीक है, दूसरा क्या लिखा हुआ है? 100 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन
अब इसमें क्या है, इसके अंदर इंडिया और बांग्लादेश का कुछ एरिया था जिसको लेके विवाद चल रहा था, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में 100 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आता है। इसके अलावा जब हम जीएसटी की बात करेंगे तो 101 नंबर का अमेंडमेंट होता है, और 103 की बात करोगे तो इसके अंदर जो जनरल कैटेगरी है, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उसको 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा। 102 की बात करोगे तो ओबीसी के लिए वहाँ पर अलग से कुछ सब कैटेगरी बनाने की बात बोली गई है। नेक्स्ट आता है 104 नंबर, जिसके अंदर SC ST का जो रिजर्वेशन है 10 साल बढ़ाया गया, और एंग्लो इंडियन की जो पोस्ट है या रिजर्वेशन जो है उसको ख़त्म करने की बात बोली गई है। GST, ओके, पहली बार शब्द कहाँ पर आया, ठीक है, इंडिया के अंदर सबसे पहले कहाँ पे लागू हुआ, इंडिया में इसके लिए बिल कब आया, इंडिया में इसको लागू कब किया गया, इसके लिए बिल नंबर क्या है, इसके लिए अमेंडमेंट कब किया गया है। ठीक है, बस एक क्वेश्चन का आंसर कर दो। इसके लिए एक कमेटी भी थी, जिस कमेटी ने इसको रिकमेंड किया था उस कमेटी का नाम जानना था मुझे बस ये कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर करके बता दीजिएगा कि वो कमेटी कौन सी थी जिसने कहा था कि जीएसटी जैसा कुछ होना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन से पार्ट में अमेंडमेंट आता है। तो सिंपल है यार, इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 4th वाले में आपको अमेंडमेंट देखने को मिलेगा। अगला सवाल, हाँ जी आ गई, कोंकणी भाषा, नेपाली भाषा, मणिपुरी लैंग्वेज, ये 3 भाषाएं हैं, इनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 8 शेड्यूल में जोड़ा गया था। सवाल में तुमसे कहा जा रहा है कि वो कौन सा वाला अमेंडमेंट नंबर है, पंचायत, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, बचे 2 ऑप्शन। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले 3 बातें लिख के बताई थी, है ना, ये ऑप्शन में दिख रहा है, आंसर क्या होगा, आंसर बनेगा 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। देखो, जब आपको नहीं पता है, व्हेन यू डोंट नो एनीथिंग, तो बस दिमाग में थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करो, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग या विच अमंग द फॉलोइंग अमेंडमेंट मेड इट कंपलसरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव हिज कंसेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। देखो, होता क्या है, जब हम बिल की बात करते हैं तो 3 तरीके के बिल्स होते हैं, एक ऑर्डिनरी बिल हो गया, एक मनी बिल हो गया, एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल हो गया। ठीक है, 3 तरीके के बिल होते हैं। मनी बिल जो होता है, मनी बिल के लिए हमेशा याद रखना कि कोई भी बिल मनी बिल है कि नहीं है वो स्पीकर डिसाइड करता है, तो यहाँ से उसका कोई लेना देना नहीं है। दूसरा पॉइंट, जब भी कोई ऑर्डिनरी बिल आता है तो ऑर्डिनरी बिल प्रेजेंट किया जाता है, हो सकता है उसके ऊपर कोई दिक्कत हो, कोई बहस हो जाए, वो सब नॉर्मल चीज़ें, वो वैलिड है। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई अमेंडमेंट करना है, अगर संविधान के अंदर कोई संशोधन करना है, तो इस कंडीशन पे प्रेसिडेंट जो होते हैं वो उस बिल को वापस नहीं कर सकते, ये उनके ऊपर बाध्य होता है। और ये बोला गया था किसमें, 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अंदर। इसका ईयर मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताओ, क्योंकि ये टाइम पीरियड जो था, इंदिरा गांधी का पूरा टेन्योर आपको देखने को मिलेगा। अब आप कहोगे तो ऐसे तो प्रेसिडेंट जो है मैम वो एक तरीके से पपेट बन जाएगा, दिमाग में यही आएगा ना, बिल्कुल सही तुमने कहा। तो आगे चल के इसके अंदर क्या होता है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जब आप देखते हो तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को जोड़ा जाता है। तो इसी के अंदर आपको एक प्रोविजन देखने को मिलेगा जो ये कहता है कि प्रेसिडेंट इज बाउंड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बिल्कुल सही बात है, राष्ट्रपति को वो बातें माननी पड़ेंगी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहेगा या फिर कैबिनेट जो कहेगा, बिल्कुल सही है। बट द पॉइंट इज कि अगर कोई भी बिल है एक्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, तो हर एक बिल को वापस करने का राइट प्रेसिडेंट के पास में होगा, बट वो बिल को सिर्फ और सिर्फ एक बार वापस कर पाएगा। ये वाला तो वापस ही नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर ऑर्डिनरी बिल है या कोई दूसरा बिल आता है तो इसको ये एक बार वापस कर सकते हैं। बट इस केस में तो कोई प्रोविजन ही नहीं है, भैया आपको वापस नहीं करना है, आपको साइन मारना ही पड़ेगा। अगला सवाल, अच्छा प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल में साइन करेंगे ये तो बताया ही नहीं मैंने, 111। नेक्स्ट सुनिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज फॉर्म्ड इन द 22nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ओके, इसका आंसर क्या होगा, मेघालय। ओके, एक बात, आज के टाइम पे मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, आसाम, नागालैंड, अरुणाचल, ये जितने भी आप स्टेट देखते हो ना, पहले सारे के सारे एक ही स्टेट हुआ करता था, और ये सारा का सारा पार्ट किसका था, वेस्ट बंगाल का था। वेस्ट बंगाल से अलग होता है आसाम, आसाम से अलग होते हैं बाकी के स्टेट। और ये ध्यान रखिएगा, इन सब के लिए आपको एक
एक्ट देखने को मिलता है जिसको बिल के रूप में लाया गया था 1971 में, और 1972 में उस एक्ट को पारित कर दिया जाता है, और वो होता है आपका नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एक्ट। उसी के अंदर अलग अलग स्टेट्स को बनाया गया। झारखंड जो है ये बिहार से अलग होता है, छत्तीसगढ़ जो है ये एमपी से अलग होता है, और उत्तराखंड तो आप जानते हैं यूपी से अलग होता है। ईयर सेम होगा, ठीक। चलो नेक्स्ट बताओ, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स सिंधी लैंग्वेज इन द 15th एज अ 15th लैंग्वेज। सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि जब हमारे संविधान के अंदर सारी भाषाएं लिखी हुई थी तो उसमें से 15वीं नंबर की एक भाषा जोड़ी गई थी जो कि थी सिंधी लैंग्वेज। सवाल आपसे ये कह रहा है कि कौन सा वाला वो अमेंडमेंट था, तो 22nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था। ईयर पूछा जाएगा तो 1967 इसका ईयर बन जाएगा। नेक्स्ट पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट रिप्लेस द वर्ड इंटरनल डिस्टर्बेंसेस बाय द आर्म्ड रिबेलियन। इंटरनल डिस्टर्बेंसेस आप समझते हैं, आई होप आपको मालूम होगा। अगर नहीं मालूम है तो जैसे कि म्यांमार है, म्यांमार के अंदर क्या हुआ, कू हुआ है ना, वहाँ की जो आर्मी थी उन्होंने वहाँ की सत्ता को हटाया और वहाँ पे जाके बैठ गए, तो इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कू, ठीक है। अब उसी को हम क्या कहते हैं, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस कहते हैं। लेकिन मान लीजिए ये इंटरनल डिस्टर्बेंसेस यहाँ पे सिर्फ आर्मी की वजह से अगर हो रहा है, सिर्फ आर्मी की वजह से, है ना, तो यहाँ पर उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है वो है आर्म्ड रिबेलियन। और अगर मान लीजिए हमारे देश के अंदर आर्म्ड रिबेलियन होता है तो उस कंडीशन पे भी क्या होगा, नेशनल इमरजेंसी को लगाया जाता है। और इस शब्द को चेंज किया गया था कब, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में, दैट इज़ 1978 के अंदर, ठीक है। चलो अगला बताओ, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट, अच्छा लोकसभा की जो सीटें हैं वो इतनी कर दी गई। अब एक बात तो ध्यान रखना, 7 सीटें जो हैं वो लोकसभा की ऑलरेडी रिजर्व्ड हैं। लोकसभा के अंदर जो मैक्सिमम सीटें आपको देखने को मिलती हैं वो कितनी हैं, 552 हैं। अच्छा, कितनी सीटों पे अभी यहाँ पे अगर आप देखें तो टोटल कितनी सीटें हैं अभी प्रेजेंट टाइम में जिसके ऊपर मेंबर्स हैं, वो इतना है। आप कहोगे क्या बात कर रही हैं मैम, 545 हैं, क्या बता रहे हो आप, 543 हैं, ओहो भूल गए। अभी 2 दिन पहले शायद पढ़ाया था, एंग्लो इंडियन वाली जो पोस्ट है ना उसको यहाँ पे हटा दिया गया ना, पोस्ट खाली पड़ी हुई है, तो नंबर ऑफ सीट्स इतनी तो बताओगे, ये तो मैक्सिमम हो गई 552। अब इस 552 में से 7 सीटें जो है वो तो रिजर्व्ड हो गई, बची कितनी देख लेना भैया, हमारी गणित थोड़ी सी कमज़ोर है, हमको गणित नहीं आती है ना। कितनी हो गई, 545 हो गई, और इस 545 में से 2 एंग्लो इंडियंस हैं, माइनस कर दोगे कितना बचेगा, 543 बचेगा। आगे समझ ही गए होगे, दिस इज अ कॉन्सेप्ट। पेपर में क्या पूछा जाए उसके हिसाब से आंसर मार्क करके आइएगा, क्योंकि पेपर के अंदर कौन सा पेपर हुआ था, वो एसएससी का ही पेपर था, हाँ उसी में सवाल पूछ लिए थे। इसका आंसर हो जाएगा 31st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ईयर हो जाएगा 1972। अगले सवाल पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट इनकॉर्पोरेटेड द दादर एंड नागर हवेली इन द इंडियन यूनियन। इसका आंसर क्या होगा, 10th वाला जो शेड्यूल है उसके अंदर दादर नागर हवेली को एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट पे आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट 10% रिजर्वेशन टू दी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। अभी मैंने आपको बताया इसका आंसर क्या। अच्छा एक चीज़ और, अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टोटल कितने अमेंडमेंट्स हो गए हैं, आप 105 मार्क करके आओगे। अगर इन केस आपको ऑप्शन में 105 नहीं दिया हुआ है, 104 लिखा हुआ है, तो आप 104 मार्क करके आएंगे। क्यों ऐसा होगा, ऐसा इसलिए होगा कि जब अभी लेटेस्ट में 102 ओबीसी वाला जो ये पूरा कॉन्सेप्ट चल रहा था, ये जो पूरी एक तरीके से चेंजेस होने की बात हो रही थी, तभी बोला गया था कि इसके लिए एक नया अमेंडमेंट भी हम लेकर आएंगे, दैट इज़ 105। अब ऑप्शन में क्या दिया उसके हिसाब से मार्क करिएगा। अब ये मत बोलना मैम दोनों भी तो दिए हो सकते हैं, दोनों नहीं दिए होंगे, कंट्रोवर्सी थोड़ी ना क्रिएट करनी है सवाल के ऊपर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज़ 103, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, इससे कोई लेना देना नहीं, इसको आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि हमें मास्टर्स नहीं करनी है, हमें PhD नहीं करनी है, हमें एग्जाम क्वालिफाई करना है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इज द सेकेंड अमेंडमेंट वॉज डन। दूसरा अमेंडमेंट कब हुआ था, 52 में हुआ था। चलो नेक्स्ट बताओ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग 17th अमेंडमेंट वॉज डन। 17वां कब हुआ था, 64 में हुआ था। याद मत करना, पेपर में नहीं आएगा ये, बट क्वेश्चन बन रहा था तो मैंने सोचा कि इसको क्वेश्चन के रूप में बना देते हैं। अच्छा, आप कहोगे मैम
इसमें 2 अमेंडमेंट तो आपने पढ़ा ही नहीं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट थे। अच्छा, कौन सा वाला मैम? एक तो 86 वाला नहीं पढ़ाया आपने और एक 52 वाला नहीं पढ़ाया। वो इसलिए क्वेश्चन नहीं बनाया क्योंकि 86 वाला जो अमेंडमेंट है वो आप फंडामेंटल राइट्स के अंदर 50 बार पढ़ोगे, और 52 इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मैंने जब इंट्रोडक्शन दिया था क्लास का, या जब प्रीवियस क्वेश्चंस कराए थे, तो मैंने एंटी डिफेक्शन लॉ 52 वाला अमेंडमेंट बता दिया था। 1985 में राजीव गांधी जी के समय पर आया था, तो वो मैं आपको बता चुकी हूँ, इसलिए मैंने इसको रिपीट नहीं किया। ठीक है, ओके। नाउ हाउ वाज द सेशन? कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है, एंड एक बार इस सेशन को लाइक और शेयर मार दीजिएगा। अब आपसे मुलाकात करते हैं 6:45 AM पे, दैट इज योर करंट अफेयर्स क्लास। मिस मत करो, फिर से बोल रहे हैं, ठीक है। और अगर आपने अभी तक पेड बैच ज्वाइन नहीं किया है, नया बैच स्टार्टिंग फ्रॉम 15 सितंबर स्टार्ट हो चुका है, जहां पे आपको सारे टॉप एजुकेटर्स मिलेंगे। इसके साथ में आपको मैथ्स, जीएस, इंग्लिश एंड रीजनिंग चारों सब्जेक्ट मिलेंगे, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। सेकेंडली, यहाँ पे आपको ये ऑप्शन भी मिलता है, आप डायरेक्टली अपने एजुकेटर से सवाल पूछ सकते हो। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हो 1 साल के लिए, तो 6 मंथ का आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा, मतलब ईजिली आपको फ्री में मिलेगा। नेक्स्ट है आपका, अगर आप 2 साल के लिए ज्वाइन करते हो तो 1 साल का आपको एक्सटेंशन मिलेगा। कोड विल बी कृति 10। तो भाई अगर नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिए। और ये साइंस का बैच स्टार्ट हो चुका है। बाकी आपका कॉम्बैक्ट है, जो कि टेस्ट होता है हर संडे को। और अगर आप EMI के थ्रू ज्वाइन करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, आप EMI के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोड सेम रहेगा, कृति 10। ठीक है, चलें फिर मुलाकात करी जाए 6:45 AM पे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।